नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक संवर्ग की जो अंतिम वर्ग सूचियां जारी की जा रही हैं उनके संबंध में। आप सभी को मालूम ही है, विभिन्न शैक्षिक संवर्ग के लोक सेवकों की डीपीआई से लगातार अंतिम पदक्रम सूची जारी की जा रही है, जिनका कि जो लोक सेवक है उनको अवलोकन करना है और उनमें यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो आवश्यक सुधार के लिए वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जाना है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जिनका सभी लोक सेवकों को बारीकी से अवलोकन करना है और उन 4 बिंदुओं में यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो आवश्यक सुधार के लिए वरिष्ठ कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जी हाँ साथियों, बिंदु काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और वरिष्ठ कार्यालयों से लगातार निर्देश इन बिंदुओं को लेकर भेजे जा रहे हैं कि जो लोक सेवक हैं वह इन बिंदुओं को आवश्यक रूप से देख लें। तो आइए साथियों जानते हैं आखिर कौन से हैं वो महत्वपूर्ण 4 बिंदु। सबसे पहले यदि हम बात करें तो पदक्रम सूची के कॉलम क्रमांक 12 में, देखिए हाँ, हम कॉलम क्रमांक 12 की बात कर रहे हैं। यदि हम माध्यमिक शिक्षकों की जो सूची है उसके आधार पर हो सकता है अलग अलग संवर्ग की पदक्रम सूची में जो कॉलम क्रमांक है वह अलग अलग हो, ये केवल एक संभावना है। कॉलम क्रमांक समान भी हो सकते हैं। पदक्रम सूची के कॉलम क्रमांक 12 में यदि लोक सेवक स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त है तो विषय आवश्यक रूप से अंकित किया जाए। यदि किसी शिक्षक साथी ने स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है तो किस विषय से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त है उनका विषय आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए। वरिष्ठता सूची में आप इस चीज का अच्छे से अवलोकन कर लें और यदि आपका विषय प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो आप इसे जरूर अंकित करवा लें। कॉलम क्रमांक अगला देखें, बिंदु क्रमांक 2, कॉलम क्रमांक 13 में व्यावसायिक योग्यता जैसे डीएड, बीएड, एमएड अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए। जब माध्यमिक शिक्षकों की अंतिम पदक्रम सूची जारी की गई थी तो बहुत सारे शिक्षक साथियों ने यह प्रश्न रखा था कि हमारा डीएड, बीएड प्रदर्शित नहीं हो रहा है। लगभग शिक्षकों का डीएड, बीएड प्रदर्शित नहीं हो रहा था। तो ये जो इसमें बिंदु क्रमांक 2 है इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है। लोक सेवक अनिवार्य रूप से ये चेक कर लें कि उनकी जो व्यावसायिक योग्यता है डीएड, बीएड या एमएड वह प्रदर्शित हो रहे हैं या नहीं। और यदि प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो संबंधित वरिष्ठ कार्यालय में जाकर इसके लिए आप आवेदन प्रस्तुत करें और जो आपकी जानकारी है उसे अपडेट करवाएं। अगला कॉलम है कॉलम क्रमांक 15 में ऐसे अध्यापक जो पदोन्नत हो चुके हैं उनकी पदोन्नति दिनांक अंकित की जाए। मान लीजिए कोई लोक सेवक ऐसे हैं जिन्हें पहले भी पदोन्नति मिल चुकी है, तो अब जो अंतिम पदक्रम सूची जारी हुई है और उसमें आपके पहले का पदोन्नति दिनांक प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो आप उसे भी अंकित कराना सुनिश्चित करें। देख लें, अच्छे से चेक कर लें। यदि प्रदर्शित हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है और यदि प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो आप उसे जरूर अंकित कराएं। ये जो बिंदु क्रमांक 3 है यह केवल उन लोक सेवकों के लिए लागू होगा जिनकी पहले कभी पदोन्नति हुई है। अगला है बिंदु क्रमांक 4। इसमें यदि हम देखें तो कॉलम क्रमांक 17 में यदि अंतरनिकाय संविलियन किया गया है तो अंतरनिकाय संविलियन की तिथि अंकित की जावे। मान लीजिए किसी लोक सेवक का अंतरनिकाय संविलियन हुआ है तो अंतरनिकाय की जो तिथि है वह भी आपकी अंतिम पदक्रम सूची में प्रदर्शित होना अनिवार्य है। तो ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं और सभी लोक सेवक इन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं का आवश्यक रूप से ध्यान रखें। चाहे आप एचएम हो, चाहे आप व्याख्याता हो, माध्यमिक शिक्षक हो या फिर प्राथमिक शिक्षक हो, सभी जब आप अपनी अपनी वरिष्ठता सूचियों का अवलोकन करें तो इन बिंदुओं का आवश्यक रूप से ध्यान रखें और इन बिंदुओं में यदि आपको किसी प्रकार की त्रुटि दिखती है तो आवश्यक सुधार के लिए वरिष्ठ कार्यालय में अपना आवेदन जरूर प्रस्तुत करें और समय रहते अपनी जानकारी को अपडेट करा लें, ताकि उच्च पद पर प्रभार देने संबंधी जब आदेश जारी किए जाएंगे तो उनमें आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी जो कि विभिन्न शैक्षिक संवर्ग के उच्च पद पर प्रभार देने संबंधी जो प्रक्रिया है उसके संबंध में थी। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।